नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि फडणवीस के साथ फिर हो जाएगा खेला। सीएम पोस्ट के लिए बीजेपी से भिड़ी शिवसेना, बोली शिंदे ही बनेंगे मुख्यमंत्री। क्या दोस्तों जीत कर भी नहीं जीत पाएगी भाजपा? यह है पूरी खबर, आपको जरूर बताएंगे। खबर में आगे जिक्र होगा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते तो इस्तीफा दे दें अमित शाह, केजरीवाल ने दिया बयान। आगे जिक्र होगा कि वो नफरत, हिंसा और बंटवारे की बात करते हैं। राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला, अडानी को लेकर पीएम मोदी को घेरा। खबर में आगे आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र चुनाव में लगाया गड़बड़ी का आरोप, कहा हर क्षेत्र में जोड़े गए हजारों मतदाता। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि अडानी मामले पर कांग्रेस का तंज, अपने आप में जांच का हिस्सा कैसे बन सकती है मोदी सरकार। दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। फडणवीस के साथ फिर होगा खेला। सीएम पोस्ट के लिए बीजेपी से भिड़ी शिवसेना, बोली शिंदे ही बनेंगे मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद से सीएम पद को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। बीजेपी की अगुवाई में चुनाव लड़ी महायुति से सीएम कौन बनेगा, इसे लेकर सस्पेंस बरकरार है। बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाना चाहती है, लेकिन शिवसेना ने दो टूक में कह दिया है कि एकनाथ शिंदे किसी कीमत पर उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार नहीं करेंगे। शिवसेना के प्रवक्ता संजय सिरसाट के मुताबिक महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव एकनाथ शिंदे के चेहरे पर लड़ा गया था। इस बात को देवेंद्र फडणवीस और भाजपा के लोग भी मानते हैं। शिंदे मुख्यमंत्री बनने योग्य है। हमारी मांग है कि जो चेहरा सामने आया है उसे ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए। भाजपा अगर हमारी मांग को मान लेती है तो लोगों में अच्छा मैसेज जाएगा। एकनाथ शिंदे की वजह से ही चुनाव में महायुति को फायदा हुआ है। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को बड़ा झटका लगा है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसको लेकर अभी भी अटकलों का बाजार गर्म है। हर पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते तो इस्तीफा दे दें अमित शाह, केजरीवाल का बयान। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की बदहाल कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए शुक्रवार को कहा कि यदि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी की कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं तो अपने पद से इस्तीफा दे दें। श्री केजरीवाल ने विधानसभा में कहा कि आज से 10 साल पहले दिल्ली के लोगों ने हमें स्कूल, अस्पताल निर्माण, बिजली, पानी और सड़कें ठीक करने की जिम्मेदारी दी थी। हमने स्कूल, अस्पताल अच्छे कर दिए, दवाइयाँ मुफ्त कर दी, बिजली ठीक कर दी। हमने कई इलाकों में पानी ठीक कर दिया, कई इलाकों में बाकी है उसे भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की आधी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के पास है और आधी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास है। दिल्ली की जनता ने भाजपा की केंद्र सरकार को दिल्ली वालों को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी दी थी। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी श्री शाह के कंधों पर आती है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में तेजी से दिल्ली की कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। खासतौर से 2019 में जब से अमित शाह गृह मंत्री बने हैं तब से दिल्ली की कानून व्यवस्था और खराब होती जा रही है। इनसे दिल्ली संभल नहीं रहा है। दिल्ली की कानून व्यवस्था का बुरा हाल हो गया है। आए दिन हत्या की घटनाएं हो रही हैं। आम आदमी पार्टी नेता ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हंगामा मचा रखा है और वो गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। गुजरात में भाजपा की सरकार है। ये समझ नहीं आ रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई वहाँ से दिल्ली में उगाही रैकेट कैसे चला रहा है। उन्होंने कहा कि 26 अक्टूबर को बम्बिहा गैंग ने पीतमपुरा में कारोबारी के घर के बाहर फायरिंग की और 10 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। 7 नवंबर को पश्चिम बिहार के एक हाइपर मार्केट के बाहर शूटरों ने गोलीबारी की। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के नजफगढ़ में एक मोटर शॉप पर गोलीबारी की। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर चल क्या रहा है, अमित शाह कर क्या रहे हैं, आखिर अमित शाह कहाँ है। पूरी दिल्ली को इन्होंने गिरोह को सौंप दिया है, जैसे कि पूरी दिल्ली अब वही चला रहे हैं। इन्होंने दिल्ली का बुरा हाल करके रख दिया है। इनसे दिल्ली संभल नहीं रही है। तो दोस्तों जमकर दहाड़े हैं अरविंद केजरीवाल दिल्ली की विधानसभा से। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वो नफरत, हिंसा और बंटवारे की बात करते हैं। राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला, अडानी को लेकर पीएम मोदी को घेरा। जी हां दोस्तों, सांसद राहुल गांधी के निशाने पर फिर देश के मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी रहे। राहुल गांधी ने अडानी के बहाने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री गौतम अडानी के साथ अलग व्यवहार करते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि अडानी के साथ हर दूसरे
भारतीय की तुलना में अलग व्यवहार किया जाएगा। राहुल गांधी ने अडानी के बहाने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा में हम एक राजनीतिक विचारधारा से लड़ रहे हैं, हम भावनाओं, स्नेह, प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं, वो घृणा, क्रोध, विभाजन, हिंसा के बारे में बात करते हैं। संविधान कहता है कि सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि अडानी के साथ हर दूसरे भारतीय की तुलना में अलग व्यवहार किया जाएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज तरफ। कांग्रेस ने महाराष्ट्र चुनाव में लगाया गड़बड़ी का आरोप, कहा हर क्षेत्र में जोड़े गए हजारों मतदाता। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने शुक्रवार को चुनाव आयोग को ज्ञापन देकर हाल ही में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मतदान और गिनती प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर व्यक्तिगत सुनवाई की मांग भी की है। कांग्रेस का आरोप है कि मतदाता सूचियों से मनमाने ढंग से मतदाताओं को हटाया गया और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10,000 से अधिक मतदाताओं को जोड़ा गया। पार्टी ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र के मतदाता डाटा पर एक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि डाटा अपडेट के बाद अचानक 10 लाख वोटों की बढ़ोतरी हो गई थी और वो चुनाव आयोग से इसका जवाब चाहते हैं। चुनाव आयोग को दिए ज्ञापन में कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चन्नीथला, महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले और कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक ने कहा कि मनमाने ढंग से हटाने और जोड़ने की इस प्रक्रिया में जुलाई 2024 से नवंबर 2024 के बीच महाराष्ट्र में मतदाता सूची में लगभग 47 लाख नए मतदाता शामिल किए गए। पार्टी ने दावा किया कि जिन 50 विधानसभा क्षेत्र में औसतन 50,000 नए मतदाता जोड़े गए, उनमें से 47 सीटों पर सत्ताधारी गठबंधन और उसके सहयोगियों ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों पर भी सवाल उठाए। पार्टी ने कहा कि 21 नवंबर 2024 को शाम 5 बजे तक महाराष्ट्र में मतदान प्रतिशत 58.22% था, जो रात 11:30 बजे तक बढ़कर 65.02% हो गया। इसके अलावा अंतिम रिपोर्ट में 66.05% मतदान दर्ज किया गया। यह मतगणना शुरू होने से कई घंटे पहले घोषित किया गया। ज्ञापन के अनुसार केवल 1 घंटे में यानी शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच लगभग 76 लाख वोट डाले गए। लोग करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अडानी मामले पर कांग्रेस का तंज, अपने आप में जांच का हिस्सा कैसे बन सकती है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने अडानी समूह को लेकर विदेश मंत्रालय के एक बयान का हवाला देते हुए शनिवार को कटाक्ष किया कि सरकार अपने आप में जांच का हिस्सा कैसे बन सकती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को अडानी समूह से जुड़े मामले पर कहा था कि भारत सरकार को इस मुद्दे के बारे में पहले से ही सूचित नहीं किया गया था। दोस्तों, उन्होंने कहा था कि ये निजी कंपनियों और व्यक्तियों तथा अमेरिकी न्याय विभाग से जुड़ा एक कानूनी मामला है। ऐसे मामलों में स्थापित प्रक्रियाएं और कानूनी तरीके हैं। हमारा मानना है कि उनका पालन किया जाएगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रवक्ता के बयान का हवाला देते हुए एक्स पर पोस्ट में कहा, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि भारत सरकार अडानी समूह की अमेरिकी जांच का हिस्सा नहीं है। उन्होंने तो बस स्पष्ट बात कही है। उन्होंने कटाक्ष किया, ये सरकार अपने आप में जांच का हिस्सा कैसे बन सकती है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आमने सामने, कानून व्यवस्था पर गरमाई सियासत। जी हां दोस्तों, राजस्थान में कानून व्यवस्था पर सियासत गरमा गई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर आमने सामने है। जहां जूली कानून व्यवस्था फेल बता रहे हैं तो वहीं राठौर पुरानी बातें याद दिला रहे हैं। दरअसल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर को एक व्यक्ति ने फोन पर जान से मारने की धमकी दी थी, जिसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है, मगर विपक्ष अब उस बात को लेकर हमलावर है। वहीं सत्ता पक्ष भी पलटवार कर रहा है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा है कि कांग्रेस सत्ता में नहीं रहती है तो कुर्सी की बेचैनी उन्हें रात को सोने नहीं देती, इसलिए नेता प्रतिपक्ष सोशल मीडिया पर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को धमकी देने वाले व्यक्तियों को हमारी सरकार की तत्परता से तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव आयोग ने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को किया आमंत्रित, वैध चिंताओं पर समीक्षा का दिया आश्वासन। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर कांग्रेस की आपत्तियों को लेकर चुनाव आयोग ने 3 दिसंबर 2024 को देश की सबसे पुरानी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित किया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने कांग्रेस की सभी वैध चिंताओं की समीक्षा करने और उन्हें व्यक्तिगत रूप से सुनने के बाद लिखित जवाब देने का आश्वासन दिया है। कांग्रेस को दिए गए अपने अंतरिम जवाब में चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों की भागीदारी के साथ पारदर्शी मतदाता सूची में अपडेट प्रक्रिया को दोहराया है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने शुक्रवार को चुनाव आयोग को
ज्ञापन देकर विधानसभा चुनाव परिणामों को लेकर अपनी आपत्ति जताई थी, जिस पर अब आयोग ने जवाब दिया है। साथ ही मतदाता डाटा के संबंध में कांग्रेस द्वारा उठाए गए मुद्दे का जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने मतदान डाटा में कोई विसंगति नहीं होने का दावा किया है। आयोग ने कहा है कि ये सभी उम्मीदवारों के पास मतदान केंद्र के अनुसार उपलब्ध है और सत्यापित है। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में मनरेगा योजना में अनियमितता, दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से की हस्तक्षेप की मांग। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने राज्य में मनरेगा योजना में अनियमितता का मुद्दा उठाया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखकर राज्य में मनरेगा योजना में हो रही व्यापक अनियमितता के मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। दिग्विजय सिंह ने अपने पत्र में कहा है कि मध्य प्रदेश में मनरेगा योजना के तहत कार्यों में अनियमितता की गई है, जो कि भारत सरकार के राजपत्रित अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। उन्होंने बताया कि व्यवस्था के अनुसार मनरेगा योजना अंतर्गत कराए जाने वाले कार्यों में व्यय की दृष्टि से श्रम सामग्री का अनुपात 60-40 जनपद स्तर पर रखे जाने का प्रावधान है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संसद में नहीं दी जा रही संभल और अडानी का मुद्दा उठाने की अनुमति, सरकार इतनी डरी क्यों है? संजय राउत का बयान। जी दोस्तों, सांसद संजय राउत ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा है और संजय राउत ने कहा है कि संभल की घटना और अडानी का मुद्दा बहुत गंभीर है, लेकिन हमें संसद में इन मुद्दों को उठाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। फिर किस तरह का लोकतंत्र बचा है? तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए कि किस तरह का लोकतंत्र बचा है, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर